नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 54 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 54 का जो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो अगर बात करते हैं भारतीय संविधान की तो मूल रूप से भारतीय संविधान में 22 भाग थे, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि वर्तमान में कितने भाग हैं। तो अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में 25 भाग है, लेकिन मूल रूप से जो भारतीय संविधान में थे वो 22 भाग थे। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वर्तमान में 25 भाग है, इस बात को भी आपने याद रखना है। देखिए भाग एक जो है भारतीय संविधान का वो किसकी बात करता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप भी एचपी टीजीटी कमीशन या किसी भी टेट कमीशन की तैयारी कर रहे हो तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। अगर मैं कमीशन की बात करूँ तो यहाँ 11 से 12 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं मात्र 499 रुपये में। आपको जो क्लासेज रहने वाली है वो लाइव प्लस, अगर आप लाइव नहीं देख सकते तो हमारी क्लासेज आप सेम क्लासेज जो लाइव रहेगी वो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपके लिए क्लासेज यहाँ पर रहने वाली है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए इस नंबर पे 7876145409। आप इस नंबर पे जुड़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि भाग एक की बात कर रहा था, पार्ट 1 की बात कर रहा था, तो भाग एक जो भारतीय संविधान का है वो संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 1 से 4 जो है वो भाग एक के बारे में बात करता है। उसी प्रकार भाग दो जो भारतीय संविधान का है वो सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में बात करता है। नागरिकता के बारे में भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 5 से 11, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 5 से 11 है वो नागरिकता के बारे में, जो कि भाग 2 है उसकी बात करता है। उसी प्रकार भाग 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, मौलिक अधिकारों की बात की गई है, और मौलिक अधिकारों को जो है वो 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 जो है वो मौलिक अधिकारों के बारे में भारतीय संविधान में बताया गया है। इस बात को आपने याद रखना है। भाग 4 उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर मैं भाग 4 या पार्ट 4 की बात करता हूँ तो इसमें डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक बताए गए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार पार्ट 4 का क मतलब पार्ट 4 का ए जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाग 4 का जो क है वो एक नया भाग भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। किस संशोधन के तहत, पहले तो पता होना चाहिए कि भाग 4 के क में क्या है। तो इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य की अगर मैं बात करूं तो ये यूएसआर से लिए गए हैं, और भारतीय संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था, इसी के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में मैंने बोला कि पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन में 22 भाग थे, लेकिन मैं बता चुका हूँ कि 25 भाग हो चुके हैं। कैसे हुए हैं, क्योंकि 3 जो नए भाग है वो भारतीय संविधान में नए जोड़े गए हैं मूल संविधान के बनने के बाद। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप भी हमारे सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए, जो मैंने दिया गया नंबर आपको दिया है उस नंबर पे आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार भाग 5, अगर मैं भाग 5 की बात करता हूँ तो भाग 5 जो है वो संघ की बात करता है, यूनियन की बात करता है। इसमें आर्टिकल नंबर 52 से 151 तक बात की गई है। उसी प्रकार भाग 6 जो है वो राज्य की बात करता है, राज्य मतलब स्टेट की बात की जाती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाग 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 8, लेकिन भाग 9 की बात करते हैं क्योंकि भाग 9 बहुत पूछा जाता है। जो पार्ट 9 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो बात करता है पंचायतों की। तो पंचायत की जो बात की गई है वो भारतीय संविधान के भाग 9 में की गई है, और भाग 9 के ए में जो बात की गई है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 के क में जो बात की गई वो है नगर पालिका। किसकी बात की गई है, नगर पालिका। तो नगर पालिका याद रखना है, भाग 9 के ए में बात की गई है। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 9 का बी है, देखो जो 9 का ए है इसको भी किसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। 9 का जो क है इसको भी बाद में जोड़ा गया। देखो भाग 9 में तो खाली पंचायतें है, लेकिन 9 का जो क है इसमें नगर पालिका है, 9 का जो ए है इसमें नगर पालिका है। इसको जोड़ा गया था 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992-93। तो 1992-93 में जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत भाग 9 का ए जोड़ा गया था, और भाग 9 के बी में है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको आप सहकारी समितियां बोलेंगे। सहकारी समितियों को जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन 2011। तो ये था हमारे कुछ पार्ट्स जो मैंने आपको बताए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब हमारा कभी नेक्स्ट बार पार्ट का क्वेश्चन आएगा तो हम दोबारा पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो भाग 9 में पंचायतें पढ़ा, भाग 9 के क में
नगर पालिका पढ़ा, और 9 की जो ख में पढ़ा वो सहकारी समितियाँ पढ़ी। बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, और जितने भी अन्य क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं, कृपया अगर आप कॉपी पेन ले लें और इनको अपने कॉपी पेन में नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल निषेध विधि से संबंधित है। देखिए, शेड्यूल की बात की जा रही है, और कौन सी ऐसी शेड्यूल है, कौन सी ऐसी अनुसूची है जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। हिमाचल में भी अभी एंटी डिफेक्शन लॉ कुछ नेताओं पर लगा था। अभी कुछ समय पहले आपको पता होगा कि 6 एमएलए जो है वो कांग्रेस से जो है उन्होंने दल बदला था और किसी और पार्टी में गए थे, और उसी दल बदल नियम के तहत उनको हटाया भी गया था। तो ये आपको सारी बातें पता होगी। तो देखिए, अगर मैं दल बदल की बात करता हूँ तो दल बदल से जो संबंधित अनुसूची है वो है 10वीं अनुसूची। तो 10th जो शेड्यूल है भारतीय संविधान में, वो जो है वो किससे संबंधित है, एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल से संबंधित है। इसको कब जोड़ा गया, तो देखिए भारतीय संविधान में भी 8 अनुसूची मूल रूप से होती थी, लेकिन 4 बाद में जोड़ी गई। एक तो 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई, 10वीं बाद में जोड़ी गई, 11वीं और 12वीं। मैं आपको चारों की चारों बताने वाला हूँ। अगर मैं 10वीं अनुसूची की बात करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले इसकी बात कर रहे हैं, इसमें दल बदल है और इसको जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन 1985। तो 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में होता है, इसी के तहत जो है वो 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार अगर मैं 9वीं अनुसूची की 8वीं की भी बात कर लेते हैं, 8वीं अनुसूची में क्या दिया है, तो 8वीं अनुसूची जो है लैंग्वेज से संबंधित है। 8 जो शेड्यूल है उसमें भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है, और कुल भाषाओं जो है वो 22 है। लेकिन जब भारतीय संविधान बना था तो उसमें मात्र 14 भाषाएं थी और 8 बाद में जुड़ी थी, तो प्लस 8 बाद में हुई थी। कैसे कैसे हुई थी, तो इसमें भी कोई संशोधन, संविधान में जब कोई भी चेंज होता है तो अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है। इस बात को आपने याद रखना है। मैंने बोला कि पहले 14 भाषाएं थी प्लस और जुड़ गई बाद में कितनी, 8। कैसे कैसे जुड़ी, सबसे पहले जुड़ी 15वीं भाषा। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई, तो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी सिंधी। याद रखना है, सिंधी। तो सिंधी भारतीय संविधान में जोड़ी जाने वाली 15वीं भाषा थी। कौन सा संविधान संशोधन, बोलेंगे जी 21वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था 21वां संविधान संशोधन, तो बोलेंगे 1967। तो 1967 में जो है सिंधी को 21वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की 15वीं भाषा बना दिया गया था। उसके बाद 16वीं, 17वीं और 18वीं 3 भाषाएं भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें साथ में जोड़ी गई, 16, 17 और 18। इसके लिए एक ट्रिक आपको याद रखना है, नमक। ट्रिक मैं दे रहा हूँ, नमक। तो नमक भाषाएं जो है वो किस संविधान संशोधन के तहत, तो याद रखना 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब होता है, 1992-93 के आसपास जो होता है। इसके तहत 3 भाषाएं भारतीय संविधान में जोड़ी गई। ट्रिक दे रहा हूँ, नमक। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। याद रखना है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाएं ऐसी है जो कि 8th शेड्यूल में जो है वो कौन से अमेंडमेंट के तहत, 71 अमेंडमेंट के तहत जोड़ी गई। तो अब कितनी भाषाएं हो गई थी टोटल, 18, क्योंकि 15वीं सिंधी थी और 3 भाषाएं नमक नाम से आई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कितनी होगी, 18। अब 4 भाषाएं और जोड़ी गई, और 4 भाषाएं 8वीं अनुसूची में जो जोड़ी जाती है बाद में, वो जोड़ी जाती है 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। अब ये कौन कौन सी भाषा थी, तो इसके लिए भी ट्रिक याद रखना है, BDMS। और जब आप हमारे जहाँ पे हमारे से जो बैच लेंगे वहाँ पर जो आपको हम कराएंगे ना पॉलिटिकल, बहुत मज़ा आने वाला है। और BDMS की बात करता हूँ तो BDMS का मतलब है, क्योंकि 18 तो अभी तक बन गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो टोटल भाषाएं भारतीय संविधान में कितनी होगी, 22। तो ऐसी बनी थी 22 भाषाएं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं है, तो 2 भाषाएं बहुत बार दी जाती है, तो भोजपुरी और अंग्रेजी। भोजपुरी और अंग्रेजी ऐसी 2 भाषाएं हैं जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 22 भाषाएं हैं, मैं आपको बता चुका हूं। 14 भाषाएं पहले थी, लेकिन भैया 15 के बाद पहले सिंधी जुड़ी, सिंधी के बाद 3 भाषाएं नमक नाम से आई। 71वां संविधान संशोधन, नमक का मतलब है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और उसके बाद आई BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। आप भी ये अच्छे से ट्रिक याद रखोगे। 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जो है ये जोड़ी गई थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पहले संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था उसके तहत जोड़ी गई थी। और इसमें ऐसे बोला गया कि
इसमें कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, और जिसमें आता है सबसे मेन भूमि अधिग्रहण बिल। तो 9वीं अनुसूची में आपका भूमि अधिग्रहण बिल आता है, और आप कमीशन की तैयारी कर रहे हो तो मेरे को अब डिटेल से तो आपको बताना पड़ेगा। अगर ऊपर ऊपर से क्वेश्चन बताऊंगा तो बात नहीं बनेगी, फिर मैं भी चालू काम करूंगा। और चालू काम मेरा जो जब से मैंने चैनल बनाया है तब से मेरा काम ही चालू काम। मैं जो अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो 499 फीस जो मैं आपको रख रहा हूँ ना भाई, बहुत बहुत कम है। क्योंकि आप अगर को बताऊं तो बहुत 50% तो टैक्स चले जाता है इसमें, जो हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस हम आपको देते हैं। तो आप हमारे बैच से जुड़िए, बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें आप वहाँ पे सीखने वाले हैं। अब 9वीं अनुसूची में है भूमि अधिग्रहण बिल। मान लो आपने सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया है, तो आप न्यायालय में भी चुनौती नहीं दे सकते, ये 9वीं अनुसूची में बोला गया है। 10वीं अनुसूची हमारी हो गई है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की बात की गई है। अगर मैं पंचायतों की बात करता हूँ तो पंचायतों की बात जो है वो 11th शेड्यूल में भारत में होती है। और पंचायती राज की अगर बात करें तो पंचायती राज को जो जोड़ा गया था, ये जो 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी, ये 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 के तहत जोड़ी गई थी। तो याद रखना 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी जाती है। और पंचायती राज में कुल 29 विषय है, इस बात को आपने याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और 12वीं अनुसूची जो है, 12वीं अनुसूची ऑप्शन में दिया है, तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका किसकी बात की गई है, नगर पालिका की बात की गई है। और नगर पालिका में जो कुल विषय है वो है 18। कितने विषय भाई, 18 विषय नगर पालिका में। और याद रखना नगर पालिका को जो 12वीं जो 12th शेड्यूल भारतीय संविधान में जोड़ा गया, वो जोड़ा गया था 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992-93 के तहत। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना ज़्यादा आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे उतने ही ये क्वेश्चन आपको जो है काम आने वाले हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि चीज़ों को जितने अच्छे से पढ़ोगे चीज़ें उतने अच्छे से काम आने वाली है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय नागरिकता की जो इंडियन सिटीजनशिप है वो कितने प्रकार से हम उसको लॉस्ट कर सकते हैं, खो सकते हैं। तो 3 प्रकार से भारत की जो नागरिकता है उसका त्याग किया जा सकता है। तो इच्छा से परित्याग किया जा सकता है, समापन द्वारा कि आप किसी विदेशी देश की नागरिकता ले सकते हैं तो उसके द्वारा भी, और सरकार आपको वंचित कर सकती है वंचन द्वारा। तो टर्मिनेशन से रिननकेशन और डिप्रीवेशन। तो ये आपको सारे याद रखने हैं, परित्याग, समापन और वंचन, इन सभी द्वारा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो नागरिकता जो भारतीय संविधान की है, नागरिकता के अधिकार में परिवर्तन या जो संशोधन है वो संसद कर सकती है। और नागरिकता को 3 प्रकार से, कितने प्रकार से, 3 प्रकार से छोड़ा जा सकता है। तो परित्याग से भी कर सकते हैं, समापन से भी कर सकते हैं, और वंचन द्वारा भी। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ से वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेकिन ग्रहण कितने प्रकार से, प्राप्त कितने प्रकार से नागरिकता को, सिटीजनशिप को प्राप्त किया जा सकता है। तो प्राप्त 5 तरीके से किया जा सकता है भाई। प्राप्त कौन कौन से तरीके, तो इसमें आप पंजीकरण से, अगर आपका पंजीकरण हो रहा है, पंजीकरण से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। जन्म से, बर्थ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। देशीकरण से, मान लो कि आपके देश का बॉर्डर बढ़ गया, मान लो पीओके भारत में मिल गया है तो आप देशीकरण भारत में जुड़ गए तो आपका कर सकते हैं। भूमि विस्तार द्वारा, भूमि का बढ़ गया है भाई, बांग्लादेश का एरिया भारत में आ गया तो इससे भी जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और वंश परंपरा, मान लो आपका वंश भारत का है तो आपकी जो है वो नागरिकता उससे भी आपको मिल सकती है। ये सारी बातें आपको याद रखना है। तो प्राप्त 5 प्रकार से हो सकती है, और छोड़ी जो जा सकती है वो 3 प्रकार से छोड़ी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और अगर मैं नागरिकता की बात करूं तो नागरिकता से जो रिलेटेड, सिटीजनशिप से जो रिलेटेड आर्टिकल भारतीय संविधान में बोले गए हैं वो अनुच्छेद नंबर 5 से 11। तो अनुच्छेद नंबर 5 से 11 जो है वो नागरिकता के बारे में ही बोला गया है। जैसे कि अनुच्छेद नंबर 5 क्या बोलता है कि संविधान में प्रारंभ से ही नागरिकता, कि संविधान में जो है प्रारंभ से ही नागरिकता की बात की गई है। और आर्टिकल 6 क्या बोलता है कि जो है पाकिस्तान से आने वाले सभी व्यक्तियों को नागरिकता, तो पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत आएंगे उनको नागरिकता दी जाएगी। और आर्टिकल 7 क्या बोलता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों, जो पाकिस्तान जाएंगे उनकी नागरिकता क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 8 बोलता है एनआरआई की नागरिकता बने रहना, एनआरआई की नागरिकता बने रहना, ये आर्टिकल 8 बोलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 9 बोलता है कि जब कोई व्यक्ति अपने इच्छा से नागरिकता को, अपनी इच्छा से जो है विदेशी देश की नागरिकता ले ले तो उसकी नागरिकता ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और आर्टिकल 10 ये बोलता है कि जो नागरिकता के अधिकार में परिवर्तन जो करेगा वो कौन करेगा भाई, आपकी पार्लियामेंट करेगी। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतने डिटेल में कोई आपको बताने वाला नहीं। यूट्यूब पे ऐसा कोई चैनल नहीं होगा जो आपको या तो फिर टॉपिक वाइज बता देगा, और ऐसे क्वेश्चन कोई सॉल्व आपको करवाने वाला नहीं है। तो ये सीरीज
वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ है। जो इस सीरीज़ को देख रहे हैं उनको ये सीरीज़ बहुत काम आने वाली है। जब आप कमीशन के पेपर में बैठोगे तो मेरे को ज़रूर याद करोगे और इन क्वेश्चन को ज़रूर याद करोगे, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत अल्टीमेट लेवल की है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से संबंधित है, तो है आर्टिकल नंबर 32। जी हाँ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अब संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इसके तहत हम जो है वो रिट जारी कर सकते हैं। क्या जारी कर सकते हैं? रिट। और रिट कितने प्रकार की होती है? तो रिट जो है वो 5 प्रकार की, कितने प्रकार की? 5 टाइप्स ऑफ रिट होता है, 5 प्रकार की रिट होता है। सुप्रीम कोर्ट में रिट जो है आर्टिकल 32 के तहत जारी की जा सकती है, और हाई कोर्ट में जो रिट है आर्टिकल 226 के तहत जारी की जा सकती है। दोनों बातें याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट बोले तो आर्टिकल 32, हाई कोर्ट बोले तो अनुच्छेद नंबर 226। तो 2 प्रकार से रिट को जारी किया जा सकता है। अगर आप अपने रिट को, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो भैया आप रिट जारी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। किस अनुच्छेद से? 32 से। और हाई कोर्ट में, जो कि राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट होता है, आर्टिकल नंबर 226 से। भैया ये सारी बातें देखो, हाई कोर्ट राज्य का सबसे बड़ा होता है, सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा कोर्ट होता है। अब रिट कितने प्रकार की होती है? रिट मैंने बोला 5 प्रकार की, तो आप भी सुनना चाहेंगे कि कौन कौन सी है। तो इसमें होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। क्या बोलते हैं? हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। दूसरा होता है परमादेश। परमादेश मतलब मैंडमस। क्या बोलेंगे? मैंडमस। तीसरा होता है आपका कौन सा? अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो। क्या बोलेंगे? अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो। चौथा होता है उत्प्रेक्षण, जिसको बोलते हैं सैरिटरी। और पांचवा होता है प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन। क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, और सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और जो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, इनको संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो है वो, इनको जो है वो संविधान की आत्मा और हृदय जो है वो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। तो डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर है, इनके द्वारा संविधानिक उपचारों के अधिकार जो है इनको कहा गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को जो कहा गया वो संविधान की हार्ट एंड सोल कहा गया है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ये रहने वाले। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। क्वेश्चन जितने ज़्यादा आप अच्छे से पढ़ेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है कि किस समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो ये थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्योंकि अगर आपको नॉलेज है कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज से। क्योंकि ये वही कमेटी है, बलवंत राय मेहता कमेटी, जिन्होंने पंचायती राज को 3 भागों में ये बोला था कि पंचायती राज के 3 स्तर, त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की थी। वहीं अशोक मेहता समिति, ये भी पंचायती राज से 1978 के आसपास ही आई थी, ये भी पंचायती राज से संबंधित है। और ये 1953 के आसपास की है बलवंत राय मेहता समिति। तो ये दोनों पंचायती राज से। नरसिम्हा समिति भी नहीं है, तो भैया सीधी होनी थी हमारी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य जो भारतीय संविधान में है उनसे संबंधित है। आपकी कौन? आपका जो मौलिक कर्तव्य है उनसे संबंधित है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है, ये भारतीय संविधान के 51 के ए में है। 51 के ए में है फंडामेंटल ड्यूटीज़। इस बात को आपने याद रखना है। किसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया? कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। इस बात को आपने याद रखना है। यूएसआर, रशिया से इनको लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। और भारतीय संविधान का जो पार्ट 4 का जो ए है, मैं थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ आपको, उसमें मौलिक कर्तव्य की बात होती है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात होती है। और इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। 11 मौलिक कर्तव्य है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ये सभी पंचायती राज से संबंधित है। इस बात को आपने याद रखना है। पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से जो है शुरू हुआ था 1959 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जिला आंध्र प्रदेश बना था पंचायती राज को जो। और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। ये क्वेश्चन काम आने वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो सीधे सीधे परीक्षाओं में आपको काफ़ी अच्छे खासे नंबर दिला सकते हैं। तो आज के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं पर रोकेंगे। और आपको ये याद रखने की 11 जो मौलिक कर्तव्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर एक बार देख लेना है। क्योंकि अगर मैं यहाँ 11 मौलिक कर्तव्य बताऊँगा तो फिर समय जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि हम स्मार्ट तरीके से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में एक नाम जरूर लिखे, हर हर महादेव। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, जय मां बंग्याणी।